हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। अगर ये सभी प्रश्न आप देख लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा के लिए कम से कम 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल कर पाएंगे। और ये सभी प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से उठाया हुआ है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इन प्रश्नों को लिखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पियाजे के अनुसार तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है? तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार तार्किकता का अभाव किस उम्र तक रहता है? तो वह रहता है दोस्तों 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहता है दोस्तों? 7 वर्ष तक तार्किकता का अभाव रहता है बच्चों में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। लिखा है दोस्तों, पियाजे के अनुसार लगभग 7 वर्ष की आयु तक बालक में तार्किक चिंतन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इस अवस्था में बालक की सोच कल्पनात्मक और आत्म केंद्रित होती है। इसके मुख्य बिंदु हैं दोस्तों। लिखा है दोस्तों, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। बालक तर्क की अपेक्षा कल्पना पर अधिक निर्भर रहता है। 2 से 7 वर्ष के बालक में क्या होता है दोस्तों? बालक तर्क की अपेक्षा कल्पना पर अधिक निर्भर रहता है। और क्या लिखा है? 7 वर्ष के बाद तार्किक सोच का विकास बढ़ता है। ठीक है, बच्चा जैसे ही 7 वर्ष का हो जाता है उसमें तार्किक सोच का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा है? तो दोस्तों, चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन इनमें से कौन सा है? तो वह हो जाएगा दोस्तों तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में दोस्तों। लिखा है, तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग को सर्वोत्तम चिंतन माना गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति तर्क, प्रमाण और सही निष्कर्ष के आधार पर सोचता है। इस प्रश्न से मुख्य बिंदु हैं दोस्तों। लिखा है, मुख्य बिंदु क्या है? समस्या समाधान में सहायक। अगर आप तार्किक चिंतन करेंगे तो समस्या समाधान में सहायक होंगे, सही निर्णय लेने में मददगार होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, कारण और परिणाम को समझने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अगर आप तार्किक चिंतन करेंगे तो ये सभी आपके मददगार साबित होंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, चिंतन योग्यता सफल जीवन का मूल आधार है, किसने कहा? तो दोस्तों, चिंतन योग्यता सफल जीवन का मूल आधार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों क्रो और क्रो ने। किसने कहा था दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने यह वाक्य कहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। क्रो एंड क्रो, क्राउ एंड क्राउ लिखा है दोस्तों। क्राउ एंड क्राउ के अनुसार चिंतन क्षमता व्यक्ति को सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। ठीक है, इस प्रश्न के मुख्य बिंदु हैं दोस्तों चिंतन से संबंधित। लिखा है, चिंतन से निर्णय क्षमता विकसित होती है। अगर चिंतन करेंगे तो निर्णय क्षमता में विकास होगा, समस्या समाधान में मदद मिलती है और तार्किक एवं रचनात्मक सोच का विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो दोस्तों, चिंतन अनिवार्य रूप से इनमें से क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक गतिविधि है चिंतन। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है, चिंतन यानी थिंकिंग मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सोचता, तर्क करता और समस्या का समाधान खोजता है, इसलिए यह एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। इस प्रश्न के मुख्य बिंदु दोस्तों चिंतन से संबंधित। लिखा है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है, इसमें तर्क, विश्लेषण और निर्णय शामिल होते हैं। यह ज्ञान और बुद्धि से संबंधित है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है दोस्तों अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित दोस्तों? अपसारी चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में दोस्तों। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का संबंध अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति नए नए विचार, विभिन्न समाधान और मौलिक तरीके खोजता है। दोस्तों सृजनात्मकता के मुख्य बिंदु हैं, लिखा है नई और मौलिक सोच का विकास होता है, एक समस्या के कई समाधान ढूंढना। ठीक है, सृजनात्मकता में क्या होता है दोस्तों? एक समस्या के कई समाधान व्यक्ति ढूंढ लेता है। कल्पना शक्ति और नवाचार को बढ़ावा मिलता है रचनात्मक कार्यों में। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में कल्पना शक्ति और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? दोस्तों मूर्त क्रियात्मक कहें या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहें, दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? तो वह बच्चा करता है दोस्तों तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है दोस्तों 7 वर्ष के बाद का। 7 वर्ष के बाद का समय होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वास्तविक वस्तुओं को, घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के मुख्य बिंदु है दोस्तों, लिखा है यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक होती है। बच्चा कारण और परिणाम को समझने लगता है। संरक्षण कन्वर्सेशन की अवधारणा विकसित होती है। सोच अधिक व्यवस्थित और तार्किक हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिभाशाली बालक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, किसका कथन है? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है दोस्तों टर्मन एंड ओडन का। किसका कथन है दोस्तों? टर्मन एंड ओडन का कथन है प्रतिभाशाली बालक उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है दोस्तों लुईस टर्मन एवं मेलिटा ओडन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक अपने कार्य की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि तीव्र होती है, कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और भी है रचनात्मक और समस्या समाधान क्षमता बेहतर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 38, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। अगला प्रश्न है हमारा बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया? दोस्तों बुद्धि का कौन सा सिद्धांत इनमें से है जिसको बालू का ढेर कहा गया था? तो वह सिद्धांत है दोस्तों बहुतत्व के सिद्धांत को। बहुतत्व के सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं। लिखा है दोस्तों बहुतत्व सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी में बुद्धि को अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह माना गया है। इसमें विभिन्न तत्व अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए इसे बालू का ढेर कहा गया है। दोस्तों बहुतत्व सिद्धांत के मुख्य बिंदु है दोस्तों, लिखा है इस सिद्धांत के प्रवर्तक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक माने जाते हैं। ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। बुद्धि कई क्षमताओं का समूह है, प्रत्येक क्षमता स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 39, जो बालक समाज के नियमों का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, किसने कहा? तो दोस्तों जो बालक समाज के नियमों का पालन नहीं करता अपराधी बालक कहलाता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों हीली ने। किसने कहा था दोस्तों? हीली ने कहा था।
तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है, विलियम हीली के अनुसार जो बालक समाज के नियमों और मानकों का पालन नहीं करता तथा असामाजिक व्यवहार करता है उसे अपराधी बालक कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के मुख्य बिंदु हैं अपराधी बालक के लिए। अपराधी बालक सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, उसका व्यवहार समाज विरोधी माना जाता है, परिवार, वातावरण और संगति का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, समस्यात्मक बालक के व्यवहार के बारे में वैलेंटाइन का कथन क्या है। तो दोस्तों समस्यात्मक बालक के व्यवहार के बारे में वैलेंटाइन का कथन क्या है। तो वैलेंटाइन का कथन है दोस्तों, जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य हो उसे समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है, वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक वह होता है जिसका व्यवहार या व्यक्तित्व सामान्य बच्चों से गंभीर रूप से भिन्न या असामान्य होता है। ठीक है, इस प्रश्न का मुख्य बिंदु है दोस्तों असामान्य बालक के लिए, ऐसे बालकों को विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उनका व्यवहार सामाजिक या शैक्षिक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है, उचित शिक्षा और परामर्श से सुधार संभव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आप इनमें से 3 से 4 प्रश्न अपनी परीक्षा में कर पाएंगे। प्रश्न है हमारा, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है, किसने कहा। दोस्तों यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तत्व है, किसने कहा था। तो यह कहा था दोस्तों रास ने। किसने कहा था दोस्तों, रास ने कहा था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है, जी स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष और यौन जागरूकता की अवस्था माना। उनके अनुसार इस अवस्था में यौन भावना का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इस प्रश्न के मुख्य बिंदु है दोस्तों। लिखा है, किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन तेजी से होते हैं, यौन चेतना का विकास होता है, इसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है, प्रश्न है हमारा, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको इसके उत्तर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। लिखा है दोस्तों, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह कहलाता है दोस्तों जड़ बुद्धि बालक। क्या कहलाता है दोस्तों, जड़ बुद्धि बालक कहलाता है 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। जिस बालक की बुद्धि लब्धि IQ 25 से कम होता है उसे जड़ बुद्धि बालक कहा जाता है। ऐसे बालकों में सीखने और समझने की क्षमता बहुत कम होती है तथा उन्हें विशेष देखभाल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रश्न के मुख्य बिंदु पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है, मानसिक विकास अत्यंत धीमा होता है। जड़ बुद्धि बालक का मानसिक विकास अत्यंत धीमा होता है, दैनिक कार्यों में सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपयोगी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, किसका कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों यह किसका कथन है, यह कथन है दोस्तों क्रो एंड क्रो का यह स्टेटमेंट है। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। लिखा है दोस्तों, JP गुलफोर्ड के अनुसार सृजनशीलता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति नए, मौलिक और उपयोगी विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस प्रश्न के मुख्य बिंदु पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है, सृजनशीलता का संबंध अपसारी चिंतन से है।
दोस्तों यह भी प्रश्न आता है दोस्तों, सृजनशीलता का संबंध किससे है? तो यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसमें नवीनता और मौलिकता का महत्व होता है। रचनात्मक कार्यों में नई सोच विकसित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। आरवी कैटल की तरल बुद्धि किसके तुल्य है? दोस्तों आरवी कैटल की तरल बुद्धि का सिद्धांत किसके तुल्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वंशानुगत कारकों के तुल्य है। वंशानुगत कारकों के तुल्य है आरवी कैटल की तरल बुद्धि सिद्धांत। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है रेमंड बी कैटल के अनुसार तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस जन्मजात एवं वंशानुगत होती है। यह नई समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता से संबंधित होती है। ठीक है, इस प्रश्न के मुख्य बिंदु हैं दोस्तों। लिखा है जन्मजात बुद्धि मानी जाती है, नई परिस्थितियों में तर्क करने में सहायक होता है, अनुभव से कम और जैविक क्षमता से अधिक संबंधित है। ठीक है, अनुभव से कम और जैविक क्षमता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा दोस्तों सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है दोस्तों? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? लिखा है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों, चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले, को एक साथ समान अवसर देकर शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के मुख्य बिंदु हैं। लिखा है दोस्तों सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर देना, भेदभाव रहित शिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य विद्यालय में शिक्षा, सामाजिक समानता और सहयोग की भावना का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो दोस्तों बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो वह दिया था दोस्तों कैटल ने, आरवी कैटल ने दिया था बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है रेमंड बी कैटल ने बुद्धि का तरल फ्लूइड एवं स्पष्टीकृत क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि मॉडल प्रस्तुत किया। इसे तरल मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है। तरल मोज़ेक मॉडल के मुख्य बिंदु है दोस्तों, तरल बुद्धि जन्मजात होती है। कैसी होती है दोस्तों? तरल बुद्धि जन्मजात होती है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। स्पष्टीकृत बुद्धि अनुभव और शिक्षा से विकसित होती है। ठीक है, यह बुद्धि के दो प्रमुख रूपों में स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो है दोस्तों अच्छी और शुद्ध लिखावट। क्या है दोस्तों? अच्छी और शुद्ध लिखावट श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। ठीक है, अच्छी और शुद्ध लिखावट। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय स्पष्ट, साफ और शुद्ध लिखावट सबसे महत्वपूर्ण होती है ताकि सभी विद्यार्थी आसानी से पढ़ और समझ सकें। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों प्रश्न के, अक्षर स्पष्ट और बड़े होने चाहिए। अच्छी लिखावट क्या है दोस्तों? अक्षर स्पष्ट और बड़े होने चाहिए। लिखावट साफ एवं त्रुटि रहित होनी चाहिए। विद्यार्थियों की समझ में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन के किस समूह में रखा जाता है? दोस्तों श्यामपट्ट को शिक्षण साधन के किस समूह में रखा जाता है? तो रखा जाता है दोस्तों इसको दृश्य साधन के रूप में, दृश्य साधन के रूप में रखा जाता है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन में। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे डिटेल में देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न के बारे में। लिखा है श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड एक ऐसी शिक्षण साधन है जिसे विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, इसलिए इसे दृश्य शिक्षण साधन या विजुअल एड की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों इसके मुख्य बिंदु हैं,
यह शिक्षण को सरल और स्पष्ट बनाता है, ठीक है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है। चित्र, शब्द और आरेख समझाने में उपयोगी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। लिखा है बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों वेस्लर महोदय ने 1960 ईस्वी में। कौन दिया था दोस्तों? वेस्लर महोदय ने 1960 ईस्वी में बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डिटेल में देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न के बारे में। लिखा है डेविड वेस्लर ने विचलन बुद्धि लब्धि डेविएशन आईक्यू की अवधारणा दी। इसमें व्यक्ति की बुद्धि की तुलना उसकी आयु समूह के अन्य व्यक्तियों से की जाती है, ठीक है। इस प्रश्न का मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों। मुख्य बिंदु है बुद्धि का मापन औसत से विचलन के आधार पर होता है। वेस्लर बुद्धि परीक्षण बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आधुनिक आईक्यू परीक्षणों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आधुनिक आईक्यू परीक्षणों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 50 नंबर प्रश्न। लिखा है स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? दोस्तों विलियम स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो वह किया था दोस्तों टर्मन ने किया था स्टर्न के सूत्र में संशोधन। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है लुईस टर्मन ने विलियम स्टर्न के बुद्धिलब्धि आईक्यू सूत्र में संशोधन किया और अधिक प्रचलित बनाया, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों स्टर्न ने आईक्यू का मूल सूत्र दिया था। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का मूल सूत्र दिया था। आगे बढ़ते हैं। टर्मन ने इसे संशोधित कर स्टैनफोर्ड विने टेस्ट में उपयोग किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को किन 3 भागों में बांटा? तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के किन 3 भागों में बांटा? तो वह बांटा दोस्तों मंद, कुशाग्र और औसत, ठीक है। मंद, कुशाग्र और औसत बुद्धि के रूप में 3 भागों में बांटा था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। लिखा है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के स्तर के आधार पर व्यक्तियों को मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि की श्रेणियों में विभाजित किया, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों। लिखा है मंद बुद्धि किसे कहते हैं? सामान्य से कम बुद्धि। औसत बुद्धि कहते हैं दोस्तों सामान्य स्तर की बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि कहते हैं सामान्य से अधिक बुद्धि, ठीक है। यह वर्गीकरण मानसिक क्षमता के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे विनम्र निवेदन है ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगला प्रश्न है मानसिक आयु क्या है? तो दोस्तों मानसिक आयु क्या हो जाएगा? तो मानसिक आयु हो जाएगा दोस्तों अपनी उम्र से ज़्यादा कठिन कार्य करने की क्षमता। अपने उम्र से ज़्यादा कठिन कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? मानसिक आयु। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। मानसिक आयु मेंटल एज से तात्पर्य उस मानसिक स्तर से है जिस स्तर के कार्य व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई बालक अपनी वास्तविक आयु से अधिक स्तर के कार्य कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु अधिक मानी जाती है, ठीक है। मानसिक आयु के मुख्य बिंदु हैं दोस्तों मानसिक क्षमता का माप है, इसका संबंध बुद्धि से होता है, इसका प्रयोग आयु को ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 है हमारा। मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार किसका है? दोस्तों मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार किसका है? तो वह है दोस्तों अल्फ्रेड बिने, जो कि 1905 में दिया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न के बारे में डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा प्रस्तुत की और बुद्धि मापन की शुरुआत की, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु हैं दोस्तों बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया। मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि का मापन किया गया और यह आधुनिक आईक्यू परीक्षणों की आधारशिला माना जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 है हमारा, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया। दोस्तों आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था, तो वह समझाया था दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने। किसने समझाया था, अल्फ्रेड बिने ने आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को समझाया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55 है हमारा, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है, बुद्धि और तर्क का। बुद्धि और तर्क का मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो दोस्तों भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, लिंग और बुद्धि, स्वास्थ्य और जनसंचार, समाज और विद्यालय, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं। तो दोस्तों लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं, तो वह सीखती हैं दोस्तों 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा सीखने के साधन कौन से हैं, अनुकरण, खेल, कहानी। दोस्तों उपर्युक्त सभी भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं, ये तीनों यानी उपर्युक्त सभी भाषा के सीखने के साधन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लड़कों और लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है। दोस्तों लड़कों और लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है, तो वह होता है दोस्तों लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और हम अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है 10वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार कितना होता है। तो दोस्तों 10वीं कक्षा के बालक शब्द भंडार कितना होता है, तो वह होता है दोस्तों 80,000 शब्द। कितना होता है दोस्तों, 80,000 शब्द होता है 10वीं कक्षा के बालक का शब्द भंडार। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अब मैं अपने 30 प्रश्नों को समाप्त करता हूं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, सलाम अलैकुम।